स्वागत है आप सभी का, जहां पर मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चल रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग बात करें। जी हां, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिस बिंदु पर हम लोग बात कर रहे थे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो मोलर मास होते हैं, अणुभार जो होते हैं, वो निकालना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करना सिखा दिया था। पिछली क्लास तक की बातें हैं ये। कब तक की बातें? पिछली क्लास तक की बातें हैं। अब आगे की बात कर लें भाई साहब, है ना। अब ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि सर ऐसे निकालेंगे। कुछ और बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मोलर मास और सिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। जैसे देखो NaCl का मोलर मास, किसका? NaCl का अणुभार, किसका अणुभार? NaCl का अणुभार, ठीक है। NaCl का अणुभार, तो NaCl के अणुभार के लिए Na का कितना होता है? 23, कितना? 23 प्लस Cl का 35.5, जोड़ दो, टोटल कितना हो जाएगा? 58.5। U लगाओ या AMU लगाओ, आपकी मर्जी है। जहां से कल की क्लास को समाप्त किया था, वहीं से आज वाली क्लास को उठा लिया है मैंने, बीच में कहीं नहीं रोका है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। तो देखो, जो अपने पास मेथेनॉल होता है CH3OH, इसका अणुभार क्या होगा ये देखते हैं। किसका? मेथेनॉल का अणुभार। तो मेथेनॉल का अणुभार निकालने के लिए कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन? 3, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। जोड़ तो लो एक बार, 12 प्लस 3 प्लस 16 और 1 17, ठीक है। 20 और ये हो गया कितना? 12, 20 और 12 32 U, ठीक है। 32 U हो गया ना। 16 3 16 और 12 और 12 और 4 16 और 16 और 16 32, ठीक है। ये लो, और बता देते हैं। हाँ चलिए, KCl का बता देंगे। लो, KCl का मोलर मास, KCl का अणुभार। KCl के अणुभार की बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो, पोटेशियम का कितना होता है? 39 प्लस 35.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5, 5 और 4 9, सॉरी 9 और 5 14, ठीक है। हासिल आई 1, 6 और 1 7, 74.5 U, ठीक। एथेनॉल का देखो, है ना। चलिए, ओके। एथेनॉल क्या हो गया? C2H5OH, है ना। C2H5OH। कार्बन का हो गया 12 गुणा 2 प्लस 1 किसका? हाइड्रोजन का, गुणा 5 प्लस 1 16 किसका? ऑक्सीजन का, प्लस 1, ठीक है। तो देखो, 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 46 U, 46 U हो जाएगा। कितना? 46 U हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे देखो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का होता है 23 गुणा 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा में कितना? 3, ठीक है। 23 दूनी 46 प्लस 12 और ये 48, 16 3 48, ठीक है। 48 और 12 60, 60 और 16 कितना? 60 और 46, 16 नहीं, ये हो गया 106, 106 U, कितना आ गया? 106 U आ गया है। देखो और बता देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, सोडियम का 23
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आया 40, बात खत्म, U। ठीक है, चलिए देखो और बताता हूं। हाँ, यहां से हम बात करते हैं किसका, देखो अब 2-3 और बताता हूं मैं आप लोगों को जो अपने काम आने वाले हैं, और ज्यादा पर फिर बाद में देखते रहेंगे। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है ये, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर मास जब आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो ग्लूकोज के लिए क्या करोगे, कार्बन का होता है 12 गुणा कितना 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा कितना 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा कितना 6। ठीक है ना, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96। ठीक है, जोड़ दो, 6 और 4 2 8 और 2 10, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 7 18, 180 U। कितना, 180 U हो गया है। कितना आया, 180 U, 180 U। ठीक है, चलिए और बता देता हूं जो अपने काम के, अब उन पर बात कर रहा हूं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन 1 गुणा में कितना 2, प्लस सल्फर कितना 32, प्लस ऑक्सीजन कितना 16 गुणा में कितना 4। ठीक है ना, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64। ठीक है, जोड़ो, 8 9 98 U। कितना आ गया, 98 U आ गया। किसका आ गया है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का आ गया है। ठीक है, किसका आया, सल्फ्यूरिक एसिड का आया है। चलिए, हाँ, इस तरीके से हम लोग मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। क्या, मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास हमने यहाँ से शुरू की थी। शुरू हो जाओ, नोट करना, फटाफट से नोट करो, फिर आगे की चीज़ें जो है वो बताता हूँ। ऐसे करके मोलर मास जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है ना, जी हाँ। फटाफट नोट करो, फिर आगे की बातें बताता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट और AMU में क्या एटॉमिक मास यूनिट और U में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अब एक ही बात है, दोनों एक ही बात है अब। ठीक है, फटाफट से बात पढ़ लो इसको। चलिए, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ना है भाई। चलिए, यहाँ से आणविक द्रव्यमान हो गया है आप लोगों का। ठीक है, आणविक द्रव्यमान के बाद मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार। ठीक है, फिर अणुसूत्र, फिर मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, फिर प्रतिशत संगठन। ठीक है, क्या, प्रतिशत संगठन। हाँ, चलिए, इसमें तो दशमलव वाला है ही नहीं ना भाई कुछ। चलिए आगे नोट करिए, बढ़िए। अच्छा, NaHCO3 भी बता दूं, लो ये भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। NaHCO3
देखो सोडियम हो गया 23 प्लस 1 प्लस कार्बन कितना हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन हो गया कितना 16 गुणा में कितना 3 23 देखो कितना हो जाएगा 23 और 1 24 और 12 36 प्लस 16 3 48 8 से 14 का 4 का हासिल 1 और 4 और 4 8 84 यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84 यू आ जाएगा। ठीक है चलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का कितना 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 तिया 16 गुणा 3 तो 16 तिया 48 40 प्लस 12 प्लस 48 48 12 60 और 40 हो गया पूरा पट्ट 100 यू। कितना यू 100 यू हो गया है। ये लो कर दो इसको भी नोट। ठीक है हाँ जी इसको भी नोट कर दो। फिर आप लोगों को आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं समझाऊंगा कुछ और। ठीक है आगे की कुछ और चीज़ें हैं वो भी फिर आप लोगों को समझाएंगे। वो चीज़ें समझोगे तो फिर हाँ फटाफट नोट कर लो अब। बहुत अच्छे भाई सूत्र बनाना चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा। यहाँ सूत्र है नहीं बनाने वाले ना इसलिए यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है चलो इसके बाद में आप लोगों को अणुसूत्र जो होता है वो ठीक है और उनका मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो फिर तुल्यांकी भार जो होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है और प्रतिशत संगठन जो है वो निकालना सिखाऊंगा। चलिए यू कहाँ से आ रहा है भाई पुरानी क्लास लोगे तो पता चलेगा यू कहाँ से आएगा। ठीक है ना पुरानी क्लास लोगे तो पता चलेगा यू कहाँ से आएगा। करो फटाफट फिर आगे तो चलना है ही। चलिए ठीक है ये हो गया है बहुत अच्छे। आगे बढ़ो आगे अब बात करते हैं हम लोग आपको बताते हैं कि अणुसूत्र क्या होता है मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपके पास कोई भी अणु है किसके बारे में बात करें अणु के बारे में बात कर रहे हैं अणुसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल हो अणुसूत्र क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला अणुसूत्र ठीक है कौन सा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मोलर फॉर्मूला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अणुसूत्र। चलिए सरक जा भाई ऊपर। देखो अब जैसे आप लोगों से मैं ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। फटाफट कमेंट करके बता दो कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा है कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है वो पूछा है मैंने। बताओ बोलो ना बोलो बोलो। छावड़ा सर की क्लास देख ली थी आज मैंने है ना। बताओ भाई फटाफट से। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ठीक है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के बहुत सही। हाँ एक स्टूडेंट जब कमेंट डाल देता है तो रिपीट मत करो भाई अपना कमेंट वो दिख जाता है।
सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। क्या होता है? अरे NH4 वाले को मारूंगा मैं। NH4 अमोनियम होता है और NH4 कुछ नहीं होता, NH4 प्लस होता है वो अमोनियम, N2SO4 नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। जितने लोगों ने ये बताया है वो सही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र में कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप लोग इतना सही बता रहे हो कि HNO3 होता है, तो भाई क्या हुआ कि भाई तत्वों का ऐसा समूह जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, या किसी अणु को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं, ठीक है। या फिर हाँ, कोई भी एक आपके पास मॉलिक्यूल हो, क्या हो जी, कोई भी एक आपके पास अणु हो, उस अणु में तत्वों की या परमाणुओं की विभिन्न संख्या को दर्शाने वाला जो सूत्र होता है वो क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है ना। चलिए, तो इसकी परिभाषा लिख दें। किसी यौगिक के एक अणु में, कितने अणु में? एक अणु में किसकी संख्या दर्शाने के लिए? जी हां, एक अणु में विभिन्न परमाणुओं की, अलग अलग परमाणुओं की, विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले, डिफरेंट एटम्स जो हैं उनकी वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला जो अपने पास सब्सटेंस होगा वही क्या कहलाएगा? वही तो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। किसकी? विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला। किस संख्या को? वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र, दर्शाने वाला सूत्र, सूत्र क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है, ठीक है। सिंपल बात, अणुसूत्र है। क्लियर? हाँ, अब अणुसूत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भाई उदाहरण के लिए जैसे आप लोगों से मैंने पूछा क्या? नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र, ठीक है। तो यहां पर मैं एक तो लिख देता हूं पदार्थ और दूसरी जगह लिख देता हूं उसका अणुसूत्र। तो मैं 5-7 एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, ठीक है। 5-7 क्या करते हैं? एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है भाई। 5-7 क्या करेंगे? एग्जाम्पल बता देंगे। हाँ भाई, अणुसूत्र देखो, जैसे नाइट्रिक अम्ल, ये होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। ऐसे ही दूसरे नंबर पर बात करें तो मान लो कि आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। क्या होगा? C6H12O6। आप लोगों से पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एथेनॉल, क्या पूछ लेगा? एथेनॉल। तो एथेनॉल में सबसे पहले तो आता है C2, है ना, फिर होता है H5OH, ठीक है। क्या आता है? C2H5OH। हाँ, आपसे कहा जाए क्या? बेंजीन, भेंजी नहीं, बेंजीन,
क्या है, C6H6, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, आपसे कहा जाए मेथेन या मीथेन तो आप कहोगे कि CH4 है। ठीक है, आपसे क्या कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए शर्करा, चीनी, सुगर, ये होता है C12H22O11। समझे क्या, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। ठीक है ना, क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं, अणुसूत्र हैं। ठीक है जी हाँ, कैसे सूत्र हैं, अणुसूत्र हैं। बहुत सही है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला पर। इंपेरिकल फॉर्मूला आप लोगों को लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाने का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो या ढिकणे का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो। फलाना ढिकना मतलब ये जो सब्सटेंस है वो है। ठीक है, तो भाई यहां पर पूछा जाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या पूछा जाता है, मूलानुपाती सूत्र। कौन सा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, प्यार से। चलो अब देखो सखा कि इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं हो, क्या होता है। आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो ना, कोई अणुसूत्र दिया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का सरलतम अनुपात कर दो। सिंपलेस्ट रेशो जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स दिए हुए हैं उनका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल दो या सिंपलेस्ट रेशो निकाल दो, वो कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, एकदम सरल परिभाषा है ना। चलिए, किसी अणु में उपस्थित तत्वों का या परमाणुओं का कौन सा अनुपात, सरलतम अनुपात। कैसा, सरलतम अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है ना, चलिए मूलानुपाती सूत्र है, सूत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करता हूं तो देखो भाई, हमें दे दिया जाए क्या, देखना ऐसे, हमसे कह दिया कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। अब ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है ना, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा ये बताता हूं मैं आपको। अगर ये सीख गए ना तो भाई बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी, है ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे, C6H12O6 यही तो है, ऐसे लिखो, कैसे लिखो, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 6। अरे 6 का पहाड़ा बोलो कितनी बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, काटो भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1:2:1, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इसका मतलब कार्बन कितने, 1, तो इसका मूलानुपाती सूत्र सुनो, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1। ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, बोलो ना, बोलो बोलो।
बिल्कुल नोट करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो फिर शुरू हो जाओ, यहां से फटाफट नोट करो। हाँ भाई हो गया, तो लो आगे चलो। तोहफा तैयार है। अब भाई आप ये पूछ रहे हो कि सर 6 से भाग क्यों दिया। हमने क्या कहा, सरलतम अनुपात। सखा क्या, सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात का मतलब जिस सबसे सही संख्या से ये कट सकते हो उससे। तो भाई ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है। जिससे कट रहे हैं उससे काटो, ठीक है ना। चाकू लो, छुरी लो, तलवार लो, आरी लो, जिससे कटे उससे काटो। 6 से, 4 से, 3 से, 2 से, कुछ से भी जिससे कटे उससे काटोगे, ठीक है ना जी। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। 2-4 एग्जाम्पल और बताता हूं। जैसे जैसे आपसे कहा जाए कि हमें बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बताइए। किसका, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, अरे हम तो यूं ही बता सकते हैं, C6H6 होता है बेंजीन। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, कौन सा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो भाई ये क्या है, C6H6, मतलब कार्बन अनुपात हाइड्रोजन। और कार्बन अनुपात हाइड्रोजन के लिए क्या लिखो, 6:6। कितना का भाग दोगे, 6 का। 1:1। 1 कितना अनुपात कितना, 1:1। 1:1 का मतलब तो क्या हुआ, मूलानुपाती सूत्र। 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये मूलानुपाती सूत्र है। 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र हो गया भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही देखो, आपसे कहा जाए कि भाई एथेन का मूलानुपाती सूत्र बताओ। किसका, एथेन का। किसका मूलानुपाती सूत्र चाहिए, एथेन का। तो भाई एथेन का जब मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। C2H6 C2H6 का मतलब हो गया, इसको लिख दो C2H6 कार्बन अनुपात हाइड्रोजन। कार्बन अनुपात हाइड्रोजन में चेप दो 2:6। कितना, 2:6। 1:3।
1:3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला, एक बार कार्बन और 3 बार हाइड्रोजन। क्या होगा, एक बार कार्बन और 3 बार हाइड्रोजन। ठीक है ना। चलिए ऐसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकलेगा। सर अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो वही इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, नहीं कटा तो जहां पर रुकेगा वही इंपेरिकल फॉर्मूला होगा बेटा। ठीक है, हाँ करो नोट फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इंपेरिकल फॉर्मूला, हाँ इंपेरिकल, सर एथेनिल का बताइए, एथेनिल का भी पूछोगे। एथेनिल देखो क्या होता है, अच्छा एथेनॉल, ठीक है। तो भाई एथेनॉल में तो जरूरत ही कहाँ है, एथेनॉल होता है C2H5OH। अब भाई C2H5OH में देखो C2H 5 और 1 6 O, ये आगे कैंसल ही नहीं हो रहा, क्यों, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन 2:6:1, लास्ट में एक आ गया, आगे काट ही नहीं सकते हो किसी से। ठीक है ना, आगे काट ही नहीं सकते हो किसी से, इसका सिंपल मतलब ये खुद का इंपेरिकल फॉर्मूला है। ये कह रहे हैं सर अगर 0 आया तो, अरे मेरे भाई हे भगवान आप धरती पर कैसे अवतरित हुए, 0 आया तो, अरे भाई जो सब्सटेंस 0 होगा वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, जो सब्सटेंस 0 होगा वो एग्जिस्ट कैसे करेगा। किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कोई सब्सटेंस 0 होता है, कभी देखा है क्या आपने कभी भी ऐसे कि हमने लिख दिया C0H4। कैसी बातें करते हो यार, सोचो तो जरा, बच्चों जैसी बातें चलती, बच्चों जैसी, बड़े हो जाओ थोड़े। चलो हाँ ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। हाँ एक नहीं कटने वाला, एक नहीं कटेगा, इसका मतलब सिंपल वहीं खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बताएंगे। एथाइन का देखो, एथाइन की अगर हम लोग बात करें तो एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2 कार्बन अनुपात हाइड्रोजन 2:2 1:1, एक बार 1:1 आ गया, इसका मतलब CH, बस क्या होगा इसका मतलब CH। ठीक है ना जी, हाँ सिंपल, इस तरीके से इंपेरिकल फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा परसेंटेज कंपोजिशन, अर्थात जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, हाँ चलिए बेटा ये विमीय सूत्र नहीं है कहाँ विमीय सूत्र है ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र है, काम तो आएंगे ही ना, याद नहीं रखने हैं, निकालने सिखाए हैं उसको ध्यान में रखना है, याद रखेंगे, रटने की चीज है क्या ये, समझा करो केमिस्ट्री को, जितना केमिस्ट्री को समझोगे उतनी केमिस्ट्री तुम्हें समझेगी, समझे। चलो प्रतिशत संघटन, परसेंटेज कंपोजिशन। अब लाडलो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या है, पहली बात ये सुनो, देखो आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मोलेक्युलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान बता दो, फटाफट कमेंट कर दो अब, ठीक है ना, फटाफट कमेंट करके बता दो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या है, ये पूछा है हमने आपसे। बिल्कुल है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, क्या करेंगे भी, बहुत बढ़िया, आंसर आने लगा 44U है सर, बिल्कुल सही है। देखो भाई
जब आपसे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है वो कितना है, तो आपने डेड फेड क्या किया, कार्बन का 12 प्लस में ऑक्सीजन का 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 प्लस 12, 12 और 32 हुए 44। यही तो कर दिया ना। 38 वालों को मैं पकड़ के मारूंगा, पहले ही कह रहा हूं। 32 38, अरे क्या कर रहे हो, जोड़ नहीं आ रहे तुमको। 32 आएगा सर, क्या आएगा, 32 आएगा, 44 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी है। अब भाई यहां से समझो, जब कार्बन डाइऑक्साइड है अपने पास जिसका मोलर मास कितना है 44 है, अब इसका मोलर मास 44 है, तो इसमें से कुछ योगदान तो कार्बन का है, कुछ योगदान ऑक्सीजन का है। तो वही चीज निकालेंगे कि किसी यौगिक में एक तत्व का कितना प्रतिशत भाग होता है या द्रव्यमान का कितना प्रतिशत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये समझो, कोई भी कंपाउंड है किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान की मात्रा, ठीक है ना, किसके, परमाणुओं के द्रव्यमान की प्रतिशत में जो मात्रा होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिशत संघटन कहेंगे। ठीक है ना। प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है, प्रतिशत संघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाती है। सॉरी, परसेंटेज कंपोजिशन होती है। अब ज्ञात कैसे करते हो परसेंटेज कंपोजिशन को, ये समझो, है ना। प्रतिशत संघटन ज्ञात करने का सूत्र एकदम आसान है। संघटन, भाई यौगिक में तत्व का जो हिस्सा है वो लिख दो, है ना। क्या कर दोगे, हाँ बिल्कुल, ऐड तो बिल्कुल आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना जी, हाँ ठीक है। हाँ, 1 मोल यौगिक में जो तत्व है या परमाणु जो है उसका द्रव्यमान लिख दो। किसका, तत्व का द्रव्यमान लिख दो। लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। बटे में क्या कर दोगे, यौगिक का द्रव्यमान। किसका, यौगिक का द्रव्यमान। और गुणा में कितना करोगे, परसेंटेज के नाम का 100, प्रतिशत के नाम का क्या करोगे, 100 करोगे। अब वहीं पर ले आता हूं मैं वापस घुमाकर, कहां, कार्बन डाइऑक्साइड पर। तो देखो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी प्रतिशत मात्राएं जो है ना, ये ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो भाई पहले तो ये देखो, कार्बन की मात्रा कितनी है 12 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है 16 गुणा 2, तो टोटल तो हो जाएगा 44U, है ना। अब भाई अगर हम कार्बन की का प्रतिशत जो मात्रा है वो कैलकुलेट करें, तो कार्बन की मात्रा कितनी है 12 बटे में टोटल कितना 44 गुणा में कितना 100। ठीक है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग ज्ञात करते हैं प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है
कितना 16 दूनी 32 बटे 44 और गुणा 100। मुझे सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। वैसे तो देखो इसको ऐसे काट सकते हो 11 बार और ये 3 बार, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और ये 11 बार। इसका इसमें भाग दे दो, 11 का भाग दो, है ना। क्या करते हैं 11 से 100 में भाग दे देते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा 9 बार, 11 9 99। बचेगा यहां से कितना 1, पॉइंट लगा दो, 0 नहीं जाएगा, 0 लगा दो, 0 9, फिर वही 11 9 99, तो 11.09 आ गया। 100% का है ना बेटा, परसेंटेज ले रहे हो तो 100 तो लेना पड़ेगा। तो 11 9 99 आ गया, उसका गुणा 3 से कर दो, ठीक है ना। 9.09 गुणा में 3 तो 9 तिया 27, 27.27 तो इसकी मात्रा हो गई 27.27%। इसके लिए बात करोगे तो क्या करोगे, इसको काटोगे, ये 8 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा, वही 11 बार। 11 से इसमें भाग दोगे 9.09 और गुणा कितने से 8 से, 8 नम 72, 8 नम 72, 72.72 है ना, 72.72%। ये लो ऐसे निकालेंगे। चलिए नीरज, ये मेरी 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 काबिलियत है मेरे भाई। अरे टॉपिक भी आसान है, पढ़ा भी हम अच्छा रहे ना, चिंता मत कर। चलिए हो गया ना, बहुत बढ़िया। ऐसे करना है, बोलो कोई दिक्कत है तो। हाँ और कर लेंगे, नोट करा दूं, करा देता हूं, ये लो। मुझे कोई, ये तो करा दिए थे, आ जाओ यहां पर फटाफट नोट करो। चलो भाई आगे बढ़ो, करो नोट। ये कर लिया, इसके बाद देखो सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे अब, है ना। लूण की बात करेंगे, लूण की, ठीक है। नमक की बात करेंगे, नमक में देखेंगे कि क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ऐसे दोनों चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लो। ये कह रहे हैं सर दोनों परसेंटेज को जोड़ने पर 100 नहीं आ रहा। भाई ढंग से जोड़ेगा तो 100 आएगा। देखो इसका अगर सन्निकटन मान निकालोगे तो कितना आएगा 27.3, इसका सन्निकटन मान निकालोगे तो ये कितना छोड़ दोगे 72.7। अब जोड़ो जरा, जोड़ो, जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा मेरे भाई।
इसीलिए तो सब कुछ सिखाया मैंने, ताकि मुझे बाद में परेशान ना करो, मगर अभी सही, चलो कोई ना। देखो नेक्स्ट, NaCl में अगर हम लोग बात करें, सोडियम और क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करो। ठीक है, किसमें? NaCl में। अब NaCl में करोगे तो भाई साहब NaCl का मास कितना, टोटल कैलकुलेट करो। Na मतलब 23, Cl मतलब कितना, बोलो भाई 35.5, 35.5 जोड़ो, 58.5 आ गया, U 58.5 है ना। तो Na की प्रतिशत मात्रा कितनी है, प्रतिशत मात्रा, तो भाई Na की प्रतिशत मात्रा होगी अपने पास कितनी, 23 बटे कितना, 58.5, और गुणा में कितना, 100। ठीक है, जबकि हम लोग बात करें क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा की, तो क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 35.5 बटे 58.5 और गुणा में 100। सॉल्व करके देख लो एक बार। ठीक है, सॉल्व करने पर देखो जो कट सकता है उसको काटो, 5 से काटते हैं, 5 7.1, इसको काटोगे तो 1 बचा 3.7। ठीक है, गुणा करके भाग दे दो, बस, इससे ज्यादा तो क्या ही करोगे। फटाफट से बताओ दोनों में कितना आ रहा है, बोलो भाई फटाफट कितना आ रहा है। बताओ भाई कितना आ रहा है फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, इसका आ रहा है 39.32%, और इसका कितना आ रहा है, 100 में से घटा दो, 60 पॉइंट कितना आ जाएगा, 68। हाँ चलिए, 60.68% कर लो नोट, है ना। 58.5 को काटा, जैसे कटा वैसे काट दिया, नहीं कटता तो कोई बात नहीं ना। अब भाई कैलकुलेशंस तो आपको ही करनी पड़ेंगी, गुणा भाग ये आपको ही करना है ना। चलिए सर और कराओ हमें, करा रहा हूं भाई, रुको जरा, सब्र करो। लो फिर, एक क्वेश्चन ये है कि एथिल अल्कोहल दे दिया C2H5OH में कार्बन कोमा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालो, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, मास परसेंटेज निकालो। ठीक है ना, जी हाँ, क्या मास परसेंटेज निकालो। ठीक है, ये निकालना है, निकालो फटाफट। कैसे करोगे, कार्बन मतलब 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन मतलब देखो 5 और 1 6, कर दूं क्या, या इसको ऐसे ही लिख दूं, कैसे, C2H6O, और सही हो गया। कार्बन 2 गुणा 12 या 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 6 और प्लस में ऑक्सीजन का कितना, 16, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है ना, 30 और 6 46 हो गए, यू में 46 यू हो गया। ठीक है, कार्बन के लिए निकालो, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना, कार्बन का भाग कितना है, 12 दूनी 24, टोटल कितना है 46, और गुणा में कितना है 100। फिर किसका निकालोगे, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत,
द्रव्यमान प्रतिशत, हाइड्रोजन का कितना है 6 बटे कितना 46 और गुणा में कितना 100। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, बोलो 16 बटे 46 और गुणा में कितना 100। अब सॉल्व करना तुम्हारे हाथ में है भाई, ठीक है ना। हाँ देखो, गुणा भाग जोड़ घटा ये तो आप ही करोगे, हम थोड़ी करवाएंगे आपसे, ठीक है ना। क्या, हाँ ये तो आप ही करोगे भाई, हम नहीं करवाने वाले, ठीक है। चलिए बिल्कुल 46 तो आएगा ही भाई, 46 तो पुरानी बात हो गई है, ये तो बच्चे भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कार्बन का बता रहे हो कितना 92.3, भाई गलत है, 92 नहीं आएगा, कार्बन का 52 आएगा इसमें, वापस से चेक करो। 92.3 का मतलब समझो भाई, क्या कह रहा है तू। यहाँ तक तो हम कर लेते हैं, हाँ चलिए 52.14 आएगा भाई, है ना। कितना आएगा 52.14%। उसका बताओ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आ रहा है 13.13। अच्छा गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है 13.13 बिल्कुल सही है, 13.13। इसका 100 में से घटा लो, जो बच गया वो यही बचेगा, है ना। हाँ 34.73, कितना 34.73। जोड़ के देखो, 3 और 3 6 और 4 10 हासिल 1, ठीक है 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 0, बाकी बचेगा 100, सब परसेंटेज में, ठीक है। चलिए सॉल्व, गुणा भाग तो तुम ही करोगे ना भाई, मैं थोड़ी कराने वाला हूं। तो देखो यहां से प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र और जो हमारे पास अणुसूत्र होते हैं ये हम समाप्त कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट, जी हाँ फटाफट इसको नोट कर लो, फिर मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब मोल अवधारणा वो पढ़ेंगे, मोल अवधारणा के बाद रस समीकरण मिति पढ़ेंगे और उसके बाद अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मगर वो सारी बातें होंगी अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।